हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली 11th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। उसी में पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, अर्थव्यवस्था की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। बेसिकली हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हमने सबसे पहले कोटेशन पढ़ा था अलेक्जेंडर वुल्स का, जो 1894 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय थे। और इसमें हमने देखा कि उन्होंने भारत को किस तरह से महत्वपूर्ण दिखाया है अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से। हमने उसको समझने का और जानने का प्रयास किया। हमने पूरा परिचय पढ़ा, उपनिवेश शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी भूमिका रही है, उस भूमिका को समझने का और जानने का भी प्रयास हम लोगों ने बड़े अच्छे से किया है। इसके साथ हमने बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग की भूमिका पर अहम जोर डाला है। और इसी के साथ ही विलियम डिगबई, फराड सिराज, डॉक्टर बी आर देसाई, इन्होंने कुछ क्या किया था, आपका पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम को ज्ञात करने के लिए कुछ अपने विचार दिए थे। जबकि अंग्रेजों ने कभी कोई भी काम आपका इस विषय में आज तक नहीं किया था। क्लियर है? अब कृषि क्षेत्र को भी हम लोग पढ़े थे कि कृषि क्षेत्र में कैसे 85% लोग इसमें लगे हुए थे, क्या स्थिति थी, कैसे लोग इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लगे हैं, और कैसे औपनिवेशीकरण के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था आपकी लागू हुई, इसने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और बंगाल प्रेसिडेंसी में आपका किस तरह से था, उत्पादकता पर क्या असर पड़ा, व्यवसायीकरण में क्या फैला, बेरोजगारी किस तरह से रही, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे। बेसिकली आज हमें इससे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए आज हमको इसमें नया सेक्टर को चुनना है और नए सेक्टर को हमको देखना है। और वो क्षेत्र है आपका औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए, कोई बच्चा है किसी स्कूल से जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? देखिए, कृषि की हाल ही औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पा रहे थे। हुआ क्या था कि जिस तरह से भारत का एक सुदृढ़ औद्योगिक विकास होना था, अच्छा आधार बनना था, वो भी नहीं कर पा रहे थे। देश की विकास प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, और कह रहे देश की जो आपकी शिल्प कला थी उन कला का भी पतन हो रहा था, किंतु उसे प्रतिष्ठा परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक उद्योग आधार की रचना होने दी गई थी। और क्या हो रहे थे, बेसिकली उद्योग की जो रचना थी वो हो रही थी। भारत के इतिहास में विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना चाहते थे। तो पहला पॉइंट क्या था कि वो आधुनिक उद्योगों के लिए उन्हें क्या चाहिए था, कच्चा माल, और कहाँ के लिए, इंग्लैंड में जो आपके विकसित हो रहे थे। दूसरा क्या था, वे उद्योग के उत्पादन के लिए भारत को ही एक बाजार बनाना भी चाहते थे। यानी कि भारत का ही उन्हें कच्चा माल भी चाहिए था, और भारत का वही कच्चा माल जब तैयार होगा तो उसको बेचने के लिए भारत ही उन्हें आपका बाजार के रूप में चाहिए था। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। क्या चाहते थे ऐसी स्थिति में? वो अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजार में मांग का भी प्रसार हो रहा था। यानी कि आपका भारतीय बाजार में जो आपका स्थानीय उत्पाद थे, जो आपका लोकल गुड्स थे, वो चीज आपके भारतीय मार्केट में नहीं मिल रही थी, और उनकी कैसी थी, मांग का प्रसार, यानी कि मांग बढ़ती जा रही थी। इस मांग को इंग्लैंड के सस्ते निर्मित उत्पाद ने लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया। अब अगर भारत में भारतीय स्थान नहीं होगा तो उसको पूरा किसने किया, इस मांग को पूरा करेंगे सस्ते निर्मित इंग्लैंड के जो उत्पाद है।
एक तो वो आपके सस्ते भी हैं और जरूरत भी है, तो कौन पूरा कर रहा है? यही उत्पाद है इंग्लैंड के जो आपका पूरा कर रहे हैं। ठीक। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी 19वीं उन्नति बहुत धीमी रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्योग द्वारा लगाई गई थी और देश के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। पटसन की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। वहां केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसको बोलते हैं टिस्को। तो अगर आपसे पूछ ले कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे? टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक, ये टिस्को है। और टिस्को कब आई? तो आपको पता होना चाहिए, टिस्को आई है 1907 में। कब आई? 1907 में। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बाद में चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ भी कारखाने स्थापित हुए, किंतु भारत में भावी उद्योगी को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योग का प्राप्त अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोक्ताओं को काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीन और कल पुर्जे का निर्माण करते हैं। यंत्र तंत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माण कलाओं का पतन भी भरपाई नहीं हो पाई है। यही नहीं कि समृद्धि की दर बहुत कम थी, और कह रहे जो आपका नए क्षेत्र बढ़ रहे थे उनकी जो आपको ग्रोथ रेट थी वो भी कैसी थी? बहुत कम थी। सकल घरेलू उत्पाद, देशी उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य, इसका योगदान में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस नए उत्पादन क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह भी है कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यस्थल में भी बहुत कम रहा है। वास्तव में ये क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रम तक ही सीमित थे। कैसे थे? कुछ विभागीय जो उपक्रम है उन तक ही आपका सीमित रहे। तो ये स्थिति थी बेसिकली उद्योग की। और उद्योग में आपको पता है कि भारत में पूंजी आधारित जो उद्योग लगे थे उनका अभाव हमेशा बहुत लंबे समय तक क्या है? हमारे यहाँ बना रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसके विषय में कोई भी विशेष योगदान नहीं दिया। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत में कोई औद्योगिक क्रांति जैसी चीजों का विकास हो। उन्हें तो भारत को एक कच्चे माल के रूप में आपका देखना था, ताकि जिससे वो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक आपका क्रांति को अपने देश में यहाँ लागू कर सके। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब है विदेशी व्यापार। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। हमारे यहाँ ट्रेड कोई आज की नई बात नहीं है। हम लोग ट्रेड को बहुत लंबे समय से, व्यापार को जो है बहुत लंबे समय से हम लोग आपका करते चले आ रहे हैं। क्लियर है? किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब जिस तरह की ब्रिटिश सरकार ने आपकी नीति अपनाई थी, उन नीतियों से क्या हो रहा था? हमारे इन सभी चीजों पर आपका बहुत आपके प्रतिकूल आपके प्रभाव पड़ रहे थे। यानी कि कहां पर हम लोग आपका रेशम, सूती और शिल्प कलाओं में उत्कृष्ट आपका मिक्स धातु और न जाने कितनी चीजों का हम जो आपका व्यापार थे हम लोग किया करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे सब छीन हो रहा था। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीन, नीली और पटसन आदि का निर्यात होकर रहा था। साथ ही ये सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोग वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीन आदि का आयात भी हो रहा था। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर अपना एकाधिकार जमा रखा था।
भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण और भी सख्त हो गया। पहले आप देखिए, पहले जो मार्ग था वो पहले केप गुड होप से होकर आपका निकलते थे। अब क्या हो रहा है, तो ये पूरा पार्ट है, अब यहाँ क्या हो गई है, आपकी स्वेज नहर खुल गई है। तो स्वेज नहर खुलने की वजह से क्या हो गया है, अब इन्हें ट्रेड करने में बड़ी आसानी हो रही थी। ठीक, तो क्या हुआ, स्वेज मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेज का नियंत्रण और भी सख्त हो गया। बॉक्स 1.3 को देखें, अभी देखते हैं क्या है आपका 1.3। ये 2 है, चलिए ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये मैप को देखिए। सबसे पहले ये मैप अच्छे से दिखाई देगा। अब देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। कैसा है, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बगल में ही है ये आपका एशिया। ठीक, और ये लगता है आपका, ये वाला पार्ट है आपका यूरोप महाद्वीप का। ठीक, अब स्वेज नहर कहां खुली, ये रास्ते में। पहले जो व्यापार होता था भारत का, इस तरीके से नीचे को होता हुआ इस तरह ये लोग पहुंचते थे। ये रूट बना हुआ था। बेसिकली क्या रूट था, ये रूट बना हुआ था। लेकिन जैसे ही आपका स्वेज नहर खुली, तो स्वेज नहर खुलने से जो इतना लंबा मार्ग था वो अब सीधा कहां को तय होने लगा, इस रास्ते से, इस तरह से वो आपका तय होने लगा। क्लियर है, देख लिया इतना। चलिए और समझते थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अब देखिए, एक है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। ठीक, ये है अरब सागर और लाल सागर। तो यहां पर पहले एक ब्लॉकेज थी, अब यहां इसको साफ कर एक नहर बनाई गई जिसका नाम है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किसके मध्य है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। और लाल सागर किससे जुड़ता है, बेसिकली अरब सागर से। क्लियर, और ये किससे जुड़ता है, भूमध्य सागर, तो अटलांटिक सी से जुड़ता है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, स्वेज नहर उत्तर पूर्व में मिस्र के स्वेज संधि स्थल के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली एक कृत्रिम जल मार्ग है। भूमध्य सागर से मिश्रित पतन पोर्ट से पोल लाल सागर की एक प्रमुख स्वेज खाड़ी को जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाली जलाशयों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्रों के एक छोटा और सीधा जल मार्ग सुलभ हो गया है। अब इन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है। कैसा है, आप ध्यान रखिए, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से कैसा है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। वर्ष 1869 में इसके खुले जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचने का इनका रास्ता भी क्या हो गया, आपका बड़ा सुगम हो गया। ठीक, तो ये स्थिति थी कहां की, आपका स्वेज नहर की। क्लियर है, तो हमने स्वेज नहर को पढ़ लिया कि स्वेज नहर से कैसे अंग्रेजों का भारतीय बाजार पर सीधा नियंत्रण स्थापित हो रहा था और उनका कैसे एक बहुत लंबा रास्ता जो है आपका अब कम दूरी में तय होने लग गया था। क्लियर है, आगे देखिए, विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, सबसे बड़ी विशेषता अधिशेष का आकार बड़ा था, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था की
बहुत भारी लगान चुकाना पड़ता था। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तु क्या हो गई थी, मुश्किल से उपलब्ध हो पा रही थी। यानी कि जो चीजें भारतीय बाजार में बड़ी आसानी से और बहुत सुलभता से मिल जाती थी, अब क्या हो गई थी, वो बड़ी ही मुश्किल से उपलब्ध हो रही थी। यानी कि अब उनमें क्या हो रही थी, इस प्रकार की समस्या आपकी बढ़ती जा रही थी। अब आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी समस्या क्या हो रही हैं, आपका निरंतर इसमें बढ़ती जाएंगी। क्लियर है? यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और क्या कह रहे हैं, सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव कम नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत की शासन पर करने वाली के लिए गढ़ी की व्यवस्था का खर्च उठाने में होता जा रहा था। और बेसिकली प्रयोग क्या था, जो व्यवस्था उन्होंने भारत में गढ़ी थी, उसी आपका गढ़ी व्यवस्था को खर्च उठाने में जो पैसा चाहिए था, वो आपका प्रयोग में लाया जाता। अंग्रेजी सरकार के युद्धों की व्यवसाय और आदर्श मदों के आयात पर व्यवस्था के द्वारा भारत में संपदा का दोहन होता था। और क्या हो रहा था, जो संपदा थी वो उसका दोहन जो था वो यहाँ पर हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह की चीज थी। क्लियर है? चलिए, अब है जननांकी परिस्थिति, डेमोग्राफी। थोड़ा सा हम लोग आपका देखते हैं कि इस समय आपका डेमोग्राफिकल क्या कंडीशन बनी है। तो डेमोग्राफिकल कंडीशन से आगे बढ़ने से पहले एक बात, थोड़ा सा आप औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आप लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति रही और कैसे सकल घरेलू उत्पाद पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और विदेशी व्यापार कैसे इसमें रहा, कैसे हम लोग ऊन का, चीन का, पटसन का, इन सब चीजों का तो आपका ट्रेड करते थे। इनको थोड़ा सा आपका देखने की हमको आवश्यकता है। इसको देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1.6 यूनिट जननांकीय परिस्थिति पर। एक बार देख लें फिर आगे चलते हैं। देख लिया? चलिए, तो इतना हम लोग इसमें बेसिकली आपका गौर करके आपका देख चुके हैं और हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। ठीक है? अभी जो बच्चे बैठ के क्लास में हंसते हैं ना बेटे, जब समय आएगा, परीक्षा आएगी ना, जब आपसे क्वेश्चन बनेगा, तब उस टाइम क्वेश्चन पेपर आप पे हंस रहा होगा, तब उस समय थोड़ी सी याद भी आएगी। चलिए, थोड़ा सा बात करते हैं उस समय की जनसंख्या के विषय में कि ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तार ब्यूरो को सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर हमारी जनगणना कोई हुई है सबसे पहले, तो 1881 में सबसे पहली जनगणना मिलती है हमको देखने के लिए। कितनी मिलती है? 1881 में हमने पहली बार आपकी जनगणना हुई है। और क्या था इस जनगणना के माध्यम से एकत्र की गई थी, इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसे भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही और इसी के बाद से क्या नियम बना कि हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हम लोग भारत की जनगणना करेंगे। आज भी देखिए, प्रति 10 वर्ष के बाद भारत की जनगणना होती है। ठीक वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान था। यानी कि भारत का अगर पहला संक्रमण काल पूछो तो कब था, तो वो समय 1921 का रहा। ठीक, और अगर सेकंड टाइम पूछोगे तो 1921 के बाद का माना जाता है। किंतु उस समय ना तक तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। यानी कि इस समय भारत की जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा भी नहीं थी और इस समय जो आपकी ग्रोथ थी वो भी कोई इतनी खास ज्यादा हमारी नहीं थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी।
अगर आप एक समय का समाज देखोगे तो सामाजिक विकास के तौर पर आपको दिखाई देगा कि 16% से भी कम क्या थी हमारी लिटरेसी रेट थी। आप सोच के देखिए 1921 के समय की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट है हमारी लिटरेसी रेट? 16% से भी कम है। इसमें महिला साक्षरता दर ना केवल नगण्य थी, कितनी आगे गई थी? 16% कर दी गई थी। इसे महिला साक्षरता दर नगण्य थी, यानी कि अगर आप इसमें महिला साक्षरता दर को देखेंगे तो ये आपके ना के बराबर थी, केवल 7% आंकी गई थी। फिर भी हमने कह दिया था कि महिला जो आपका लिटरेसी रेट है वो कितना है? 7% है, वैसे ना के बराबर थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को ही सुलभ नहीं हो पाती थी। अगर हम हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो ये तो बहुत कम लोगों को ही प्राप्त थी, यानी कि जो उस समय का रिच वर्ग था उसको भी क्या नहीं मिलती थी? जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो उनको भी आपका प्रोवाइड नहीं थी। क्लियर है? जहां ये सुविधा उपलब्ध थी वहां निहितार्थ थी अपर्याप्त थी। परिमाण स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले रोग संक्रमण का प्रकोप था। इस समय क्या देखोगे कि संक्रमण का प्रकोप बहुत ज्यादा था। उसने व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि जो डेथ रेट थी वो आपका बहुत ज्यादा थी। और आप देखिए सकल मृत्यु दर भी, ये भी आपका एक अधिक चौंकाने वाली थी, यानी कि उस समय सकल मृत्यु दर भी बहुत जल्दी थी और शिशु मृत्यु दर भी, यानी कि उस समय आपका जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम थी। और शिशु मृत्यु दर का भी जो रेट आप देखोगे वो प्रति 1000 बच्चों में भी कैसा था? बहुत ज्यादा दर्ज किया गया था। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति 1000 हो गई है, यानी कि शिशु मृत्यु दर कितना है? 33 प्रति 1000, यानी कि 1000 पर 33 बच्चों की ही मृत्यु होती है। एक पर ये उस समय दर 218 प्रति 1000 थी, यानी कि जिस समय हमारी जनगणना हो रही है उस समय का दौर था कि 1000 में से 280 बच्चे ऐसे थे जो अपना एक साल भी पूरा नहीं कर पाते थे। और अगर हम लोग जीवन प्रत्याशा की बात करें तो आज जीवन प्रत्याशा 79 वर्ष की तुलना में 32 वर्ष ही रहा था, यानी कि पहले कितने साल थी? 32 साल। आप देखिए डेंगू, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड से और बहुत सारे ऐसे जल जनित बीमारी थी जिनसे पूरे गांव के गांव मौत की नींद सो जाते थे और पूरे गांव के गांव खाली हो जाते थे। तो उस समय जो आपका संक्रमण रोग था वो बहुत अपनी पराकाष्ठा पर आपका तुला हुआ था। ठीक, विशद आंकड़ों के अभाव से यह कहना कठिन था कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई निसंदेह नहीं था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिमाण स्वरूप भारत की जनसंख्या की दिशा और भी बदतर हो गई थी। और कह रहे जो दिशा थी वो भी कैसी हो गई थी? जनसंख्या की दिशा और भी दिशा बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को बेसिकली इसमें देखने के लिए मिली है। ये इमेज है भारत जनसंख्या का, एक ऐसे लोग जो अपने मूल घरों से वंचित हैं, आप इनको देख सकते हैं, जो आपका झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे समाज का। देख लिया प्यारे बच्चों, आज फिलहाल हम अपने इस लेक्चर को यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।